Good morning, students. In our last class, we were discussing the AC current, right? Now, from today, we are going to start a new topic of our chapter AC current, that is the transformer, right? Transformer अपने आप में एक बहुत important topic है from the perspective of understanding as well as from the perspective of the chapter as well, right? सो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो समझते हैं. ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट लूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. एक ऐसा डिवाइस जो कि वोल्टेज को या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन और इस वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका लॉस नहीं होना चाहिए, राइट. तो इस तरीके का एक डिवाइस उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर, राइट. सो द डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट लूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर, राइट. जो ट्रांसफॉर्मर है इट वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फेराडे. ट्रांसफॉर्मर को किसने इन्वेंट किया था? फेराडे ने इन्वेंट किया था. एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि हर एक ट्रांसफॉर्मर में ये एक कॉइल होती है. द फर्स्ट कॉइल इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल और इसके पास में एक दूसरी कॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल. सो दिस वन इज द प्राइमरी कॉइल, दिस वन इज सेकेंडरी कॉइल. हर ट्रांसफॉर्मर में ये चीज होगी. द डिफरेंस इज दैट एक्चुअली होता क्या है कि जिस प्राइमरी कॉइल में हम एसी सर्किट फ्लो करवाएंगे, राइट. हमने एक प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करवाया और जब हम इस प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण इस सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑब्वियसली चेंज होगा. और हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, राइट. तो इसमें करंट फ्लो करवाने के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा and induced current will start to flow through the coil S, right. So जो coil S है उसके थ्रू जो induced current है वो फ्लो होने लग जाएगा और यहाँ पे इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले सकते हैं, राइट. यहाँ पर हम एक रेजिस्टर लगा देंगे और उस रेजिस्टर के अक्रॉस हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू गेट टू नो कि कितना इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो हो रहा है सर्किट के थ्रू. तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर. अगर हम ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स की बात करें सो मेनली ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड द सेकंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो आपके पास दो टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि सपोज आपने उसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को जस्ट इंक्रीज कर देगा, राइट. तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. और इसी का जस्ट उल्टा एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को डाउन कर दे, कम कर दे, उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, राइट. इन दोनों की वर्किंग समझेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे. अभी के लिए हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो इंक्रीज कर देगा वोल्टेज को दैट इज स्टेप अप, जो डिक्रीज कर देगा दैट इज स्टेप डाउन. ट्रांसफॉर्मर के सिंबल की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है इट इज लाइक दिस. सो दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट. ट्रांसफॉर्मर का सिंबल अगर हम बनाएं तो दिस वुड बी द सिंबल. ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग जो है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हमने एक प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करवाया तो उसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसके कारण एक इंड्यूस करंट फ्लो होता है सेकेंडरी कॉइल से, राइट. और
जिसको हम यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे हम जिसका आउटपुट ले सकते हैं, राइट। सो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। अगर मैं इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं या इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालूं, सो हाउ द एक्सप्रेशन कुड बी, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, राइट। सो हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्राइमरी कॉइल कंसीडर की, यहां पे हमने एक सेकेंडरी कॉइल कंसीडर की, राइट। सो वी हैव जस्ट कंसीडर्ड द टू कॉइल्स, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। दिस वन वुड बी प्राइमरी, दिस वन वुड बी सेकेंडरी। लेट द नंबर ऑफ टर्न्स, हमने प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हम मान लेते हैं दैट दिस बी NP, और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं लेट दैट बी NS, राइट। सो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ गए NP और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास आ गए NS, राइट। अगर मैं यहां से प्राइमरी कॉइल के EMF की बात करूं तो प्राइमरी कॉइल का EMF कितना हो जाएगा, हियर दिस E is denoting the EMF and this P is denoting that I am talking about the primary coil, right. सो प्राइमरी कॉइल के अगर मैं EMF की बात करूं तो प्राइमरी कॉइल का EMF हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू माइनस NP d∅dt। बाय द डेफिनेशन ऑफ EMF वी नो दिस, राइट। हमको ये चीज पता है, फैराडे के सेकेंड लॉ से भी हमको ये चीज पता है। सो EP इज इक्वल्स टू माइनस NP d∅dt। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के EMF की बात करूं तो जो सेकेंडरी कॉइल का EMF हो जाएगा that will be minus NS d∅dt। give it equation number 1, this one equation number 2। तो आपके पास EP और ES दोनों के लिए एक एक एक्सप्रेशन आ गया है, that is the EMF associated with the primary coil, also the EMF that is associated with the secondary coil। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, on dividing equation 2 by equation 1 you will get ES by EP is equals to minus NS d∅dt अपॉन में माइनस NP d∅dt। यहां से हम d∅dt से d∅dt को कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, एंड यू विल बी गेट टू नो अबाउट द रेशियो बिटवीन द EMF and the number of turns in the primary and secondary coil respectively, right। मतलब दोनों में EMF का जो रेशियो होगा वो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ से आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा किसी भी कॉइल का EMF होगा, राइट। सो इफ मोर विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स द मोर विल बी द EMF ऑफ द सर्किट। ऑल्सो एक चीज हम ये बोल सकते हैं, अब हमको EMF और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच का रेशो तो जो है वो मिल गया, लेकिन हमको यहाँ पे करंट की भी बात करनी है कि जो करंट है वो लूज नहीं होना चाहिए, राइट। तो जब हम यहाँ पे करंट की बात करेंगे तो करंट का रेशो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए हम पावर की हेल्प लेते हैं। पावर इन प्राइमरी कॉइल शुड बी इक्वल्स टू द पावर इन सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि दोनों ही कॉइल्स एक ही मटेरियल की बनी है, तो जो दोनों में पावर होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो EMF है वो अल्टीमेटली प्राइमरी कॉइल में ही लगा हुआ है और उसी के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी EMF इंड्यूस हुआ है, राइट। तो सिंस आपका सोर्स एक ही है तो जो पावर होना चाहिए वो भी दोनों में सेम होना चाहिए, एंड वी नो दैट पावर इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट हमने उसको IP से डिनोट कर दिया, एंड वोल्टेज मतलब EMF कितना हो गया EP, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की बात करूं तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी IS, और जो EMF होगा दैट विल बी ES। यहां से अगर मैं इस EP को नीचे भेज देता हूं, सो दैट आई विल गेट दिस इज इक्वल्स टू IP बाय IS। सो दिस इज वन ऑफ द रेशियो दैट यू हैव गॉट। यहाँ से आपको EMF और करंट दोनों का रेशो मिल जाता है,
ऑल्सो आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स और ईएमएफ का रेशो है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम एक जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी ई एस अपॉन में ई पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन में आई एस। इन सबको हम मान लेते हैं एक जनरल कांस्टेंट के बराबर, एंड लेट दैट जनरल कांस्टेंट बी के, और इसको बोला जाता है, इस पूरी एक्सप्रेशन को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। सो इस तरीके से अगर हमको कुछ एक चीज पता है और हमसे दूसरी चीज पूछी है, तो हम इस रेशो के थ्रू वो चीज ऑब्वियसली इजीली निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट। ऑल्सो अब हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। अब ये ट्रांसफॉर्मर बनाए कैसे जाते हैं, हम किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं, वो समझना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, राइट। जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहले बेसिकली आपके पास 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट। जब भी हम ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपके पास 4 मेन, वैसे बेसिकली तो 3 ही मेन चीजें होंगी, जिसमें से सबसे पहली होती है लैमिनेटेड कोर, देन प्राइमरी कॉइल, एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी कॉइल। तो मेनली हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले एक लैमिनेटेड कोर। सो लैमिनेटेड कोर क्या होती है, बेसिकली लैमिनेटेड कोर एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। हमने सॉफ्ट आयरन की एक कोर ले ली और उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बाउंडिंग कर दी। तो जब आप एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेकर उस पर सॉफ्ट आयरन की एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली हमने, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई, उसके ऊपर मैंने एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ा दी, राइट, जिससे कि उसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो इस तरीके का जो प्लेट मुझे मिलेगी इंसुलेटिंग की लेयर चढ़ाने के बाद, उसको मैं क्या बोलूंगा, लैमिनेटेड कोर। जैसे हम लैमिनेशन करवाते हैं, लैमिनेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर प्लास्टिक से कवर कर देना तो प्रोटेक्टेड। तो वहां पे हमने लैमिनेशन किस चीज का किया है, एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस का। एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट के ऊपर आपने एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस की कोटिंग कर दी, एंड यू विल गेट द लैमिनेटेड कोर हियर, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल होती है बेसिकली वो एक कॉपर वायर की बनाई जाती है। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर। और कैसा कॉपर वायर, द कॉपर वायर शुड बी अ थिक कॉपर वायर। जो प्राइमरी कॉइल हम बनाएंगे उसमें हमको इस चीज का ध्यान रखना है दैट इट शुड बी मेड विद अ थिक कॉपर वायर। थिक इसलिए लेंगे क्योंकि इसी के थ्रू हमको इनपुट देना है। सिंस प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट दे रहे हैं तो जरूरी है कि जो कॉपर वायर्स हों वो थिक हों, राइट। देन सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर वायर की ही बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम जो कॉपर वायर लेंगे वो थिन कॉपर वायर लेंगे। So the copper wire that we are going to take here should be the thin copper wire. So 3 मेजर कंपोनेंट्स, एक लैमिनेटेड कोर, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कैसे होती है, मतलब ट्रांसफॉर्मर कितना एफिशिएंटली, कितना सक्षम होगा वर्किंग के लिए, मतलब कितना अच्छे से वर्क करेगा, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, राइट। सो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर।
एक ट्रांसफॉर्मर कब ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है और कब उसकी इफिशिएंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ईटा। इफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ईटा का फॉर्मूला होता है एनर्जी गेन इन सेकेंडरी कॉइल, एनर्जी गेन इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में एनर्जी गेन इन प्राइमरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में जितना एनर्जी गेन हुआ अपॉन में प्राइमरी कॉइल में जितना एनर्जी गेन हुआ, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलेंगे? efficiency of the transformer, right? Also, सिंस हम एनर्जी को पावर से रिलेट कर सकते हैं तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर का जो रेशो होगा, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर का जो रेशो होगा, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। बिकॉज हमको पता है कि कोई अप्लायंस जितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसी को हम बोलते हैं उसका पावर लॉस, राइट? सो अगर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी तो पावर ज़्यादा और कम एनर्जी कंज्यूम होगी तो पावर कम। सो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, बट हमको पता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती है, एंड ईटा इज ऑलवेज लेस देन 100%, राइट? किसी भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं हो पाएगी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं, या हम बोलें कि ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण एनर्जी का लॉस होता है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस एनर्जी लॉस? क्यों, किन कारणों से ये एनर्जी का लॉस हुआ वो समझते हैं। दैट व्हाट आर द रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, राइट? तो बेसिकली 4 तरीके के लॉसेस जो हैं वो होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। वन बाय वन सारे लॉसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हेडिंग डाल लेते हैं, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में अगर मैं एनर्जी लॉस की बात करूं तो सबसे पहला जो लॉस है जो हम इजीली समझ सकते हैं, दैट इज द कॉपर लॉस। सिंस आपकी जो प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों ही कॉइल्स जो हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, राइट? और हमको पता है कि जो अगर हम एक कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे ज़्यादा समय तक तो जो वायर है वो गर्म हो जाएगा ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, राइट? ये चीज़ हमने पढ़ रखी है 10th में भी, ऑल्सो प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। सो कॉपर के जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण जो कॉपर वायर है वो हीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण आपको जो ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपका एनर्जी का लॉस होगा, राइट? ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सो दिस वाज द कॉपर लॉस। जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती हैं वो कॉपर की ही बनाई जाती हैं। सो इसको इस लॉस को कम करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम जो कॉपर वायर ले वो थिक कॉपर वायर्स ले, बिकॉज आपको पता है दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जब कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम थिक कॉपर वायर्स लें तो उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो थोड़ी सी कम होगी और आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल पाएगा, राइट? सिंस रेजिस्टेंस कम होगा। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन जिससे हम कॉपर लॉस को कम कर सकते हैं, बट उसको ख़त्म तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयरन लॉस भी एक तरीके का लॉस है ट्रांसफॉर्मर्स में। आयरन लॉस क्या होता है वो समझते हैं। जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है
हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जब वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और आपकी जो लैमिनेटेड कोर है वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, तो उसके कारण ईएमएफ के कारण उस सर्किट में से एडी करंट फ्लो होने लग जाएगा। एडी करंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और एडी करंट के फ्लो होने के कारण उसमें डैम्पिंग इफेक्ट आएगा, और डैम्पिंग इफेक्ट के कारण जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द डैम्पिंग इफेक्ट एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ ईएमएफ थ्रू द सर्किट, राइट। सो दिस कॉज, जिसके कारण एफिशिएंसी कम हुई है, उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आयरन लॉस को करेक्ट करने के लिए हम जो कोर है वो लेमिनेटेड कोर बनाएं। इसीलिए जो कोर है उसका लेमिनेटेड किया जाता है, इंसुलेटर इंसुलेटर की लेयर चढ़ाई जाती है आपकी आयरन सॉफ्ट आयरन प्लेट के ऊपर, ताकि जो एडी करंट है या जो डैम्पिंग इफेक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, राइट। द थर्ड reason for the energy loss in transformer is the magnetic flux linkage. जो तीसरा कारण होता है वो क्या होता है, it is the magnetic flux linkage. Now magnetic flux linkage क्या है वो समझते हैं। जितना प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं हो पाता है, राइट। प्राइमरी कॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, उतना का उतना पूरा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं जो फ्लक्स है उसका लॉस होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स जब उसमें कन्वर्ट सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं हो पाएगा तो जो ईएमएफ है वो कम प्रोड्यूस होगा, और जब कम ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो इंड्यूस करंट की वैल्यू भी कम, और उस केस में जो लॉस होगा दैट विल बी सेड टू बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के कारण होने वाला लॉस, राइट। और द लास्ट रीजन फॉर द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज द हिस्टेरेसिस लॉस। जो लास्ट रीजन होता है दैट इज द हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है वो समझते हैं। उसके पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को हम कम कैसे कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के कारण जो लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को बाइंड अप कर दें, राइट। प्राइमरी कॉइल के जस्ट ऊपर अगर मैं सेकेंडरी कॉइल को बाइंड अप कर देता हूं तो वहां पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम लिंक हो पाएगा, फिर भी 100% लिंक तो नहीं होगा, बट जो फ्लक्स का लिंकेज ब्रेक हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही ओवरलैप कर देते हैं, तो उस केस में, राइट। नाउ हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है वो समझते हैं। आपको पता है कि जब एसी करंट फ्लो हो रहा है तो एसी करंट जो है वो साइकिल्स में फ्लो हो रहा है, राइट। दैट इज द अपर हाफ साइकिल एंड द लोअर हाफ साइकिल। सो जब एसी करंट अपर हाफ एंड लोअर हाफ साइकिल्स में फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो आपकी लैमिनेटेड कोर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही है अगेन एंड अगेन, राइट। सिंस द एसी करंट इज फ्लोइंग इन द अपर हाफ एज वेल एज द लोअर हाफ, इस तरीके से साइकिल्स में एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण जो हमारी लैमिनेटेड कोर है वो बार बार मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज होगी, और उसके बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने के कारण क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है, राइट। सो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने के कारण एनर्जी का लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, राइट। और इस लॉस को कम करने के लिए ही जो हमारी लैमिनेटेड कोर हम बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन की। So, जब हमारी कोर सॉफ्ट आयरन की होती है तो उसके कारण होने वाला हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द लॉसेस जिनके कारण जो एनर्जी है
या जो जिनके कारण जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो रिड्यूस होती है, राइट। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर है हमने पढ़ा था कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी होता है जो आपको ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज सेंटर टेप। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं सारे, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट वी हैव टू डिस्कस, एक ब्रीफ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज दैट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर जिसमें जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल में आपको पता है हर एक ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को इंक्रीज करना। आपने जितना वोल्टेज उसको दिया है वो उसको इंक्रीज करेगा। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल, राइट। तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी द step up transformer, right? So it's just that if the number of turns in secondary coil is more than that of the number of turns in primary coil, then the device so obtained is called as the step up transformer. Step up transformer का काम क्या? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करना। अगर स्टेप डाउन की बात करें तो स्टेप डाउन जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम होता है पोटेंशियल को कम करना, राइट। आपने उसको अगर कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया वो उसको कम करेगा, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर बेसिकली आपने जितना पोटेंशियल उसको दिया है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद आप दो आउटपुट उसके अक्रॉस ले सकते हो, राइट। तो जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है वो इस तरीके से वर्क करता है कि हम उसको सिंगल इनपुट देते हैं और उसके थ्रू हम डबल आउटपुट ले सकते हैं, राइट। सो ये तीन टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, जो इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑल्सो। So hence our chapter is completed now. That's all for today's class. From the next class we are going to start our new chapter. Thank you.